फ्रांसीसी शहर बेयोन से 30 किलोमीटर दूर 1000 से कम आबादी वाला सुंदर गांव लाबास्टेड क्लेरेंस स्थित है। यह जगह फ्रांस के सबसे खूबसूरत गांवों में से एक है। यहां रूसेल किसान परिवार ने अपना घर बनाया। ईवा, पास्कल और उनके बेटे बड़ा यान और छोटा केविन। वे 20 फरवरी 2016 तक ग्रामीण जीवन में सफल रहे। उस दिन भाइयों में से छोटे ने घर में एक घटना के कारण आपातकालीन सेवाओं को बुलाया। मामले के मुख्य लोग एक दूसरे पर दोष मढ़ने लगे, जिससे जांचकर्ताओं का काम काफी मुश्किल हो गया। दोपहर के समय पुलिस और एम्बुलेंस लाबास्टेड क्लेरेंस पहुंचे। भाइयों में से एक ने माता पिता की मदद करने की कोशिश की, लेकिन बिना किसी सफलता के आई हुई रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी मदद नहीं कर पाई। घर की जांच के दौरान जांचकर्ताओं ने एक सजी हुई मेज देखी। पता चला कि परिवार यान के जन्मदिन को मनाने के लिए इकट्ठा हुआ था। पुलिस ने भाइयों और अन्य मेहमानों को घटना की परिस्थितियों की जांच के लिए थाने ले गई। ईवा रूसेल 55 साल की थी। यह दयालु महिला घर और परिवार के खेत की देखभाल करती थी। वह वित्त का प्रबंधन करती थी, संगठनात्मक मामलों को संभालती थी, अक्सर देर तक काम करती थी और परिवार के व्यवसाय में बहुत ऊर्जा लगाती थी। 54 वर्षीय पास्कल परिवार का मुखिया था और मुख्य काम करता था। इसके अलावा वह बीमा निरीक्षक के रूप में काम करता था और परिवार को स्थिर आय प्रदान करता था। उसने अपनी होने वाली पत्नी से अध्ययन के दौरान मुलाकात की। पास्कल अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिए पोलैंड से आया था और ईवा अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन कर रही थी। मिलने के बाद वे साथ रहे और विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद शादी कर ली। सुंदर गांव लाबास्टेड क्लेरेंस में रॉक्सेल परिवार ने अपना घर बनाया। दंपति को 2 बेटे हुए, बड़ा जॉन और छोटा केविन। जब घटना हुई, पुलिस ने जॉन को आंगन में जड़वत बैठा पाया। वह एक कुर्सी पर बिना हिले डुले बैठा था, लेकिन शारीरिक रूप से ठीक था। उसे जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। केविन ने तब तक अपना खुद का परिवार बना लिया था। वह अपनी पत्नी सोफिया के साथ पास में अस्पारण में रहता था, जो माता पिता के घर से सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव दूर था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम एलिस था। सोफिया भी घटना के समय मौजूद थी और उसे अपनी बेटी के साथ पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। परेशान एलिस को फिर उसकी परदादी ने ले लिया। केविन के अनुसार बेवफाई के संदेह के कारण माता पिता के बीच एक गंभीर विवाद हुआ। उसने बताया कि वह शाम का कुछ समय उनके साथ था और बढ़ती तनाव को महसूस किया। जब पिता को अपनी पत्नी के बारे में कुछ जानकारी मिली, वह लिविंग रूम से चले गए, अपने स्टडी से एक रिवॉल्वर के साथ लौटे और परिवार के खाने के दौरान ही हथियार का इस्तेमाल किया। केविन ने कहा कि उसने अपने पिता को और अधिक विचारहीन कार्यों से रोकने की कोशिश की। रिवॉल्वर के लिए संघर्ष के दौरान कई और गोलियां चलीं। युवक ने जोर देकर कहा कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। सब कुछ पिता को निहत्था करने की कोशिश में गलती से हुआ। घबराहट में वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ घटनास्थल छोड़कर चला गया, जिसके बाद वे पुलिस के पास गए। यह कहानी जांचकर्ताओं में संदेह पैदा करती है। वे पास्कल और ईवा रॉक्सेल के परिवार को अच्छी तरह जानते थे, जो 30 सालों से पारिवारिक संबंधों का एक आदर्श थे, जहां प्यार और आपसी सम्मान था। जानने वाले विश्वास नहीं कर सकते थे कि ईवा की कोई छिपी हुई संबंध था। परिवार के दोस्तों ने कहा कि उन्होंने पति पत्नी के बीच कभी भी छोटी सी भी असहमति नहीं देखी। अलगाव का कोई सवाल ही नहीं था। वे बहुत खुश जोड़ा लगते थे। यह कल्पना करना और भी मुश्किल था कि पास्कल अपनी पत्नी को नुकसान पहुंचा सकता है। जो हुआ वह सभी के लिए एक झटका था, खासकर केविन की कहानी के बाद। जांचकर्ताओं ने जल्द ही बेटे के बयानों में विसंगतियां पाईं। विशेषज्ञों ने गहन जांच की। ईवा को छाती के क्षेत्र में एक गंभीर चोट लगी थी, जो एक महत्वपूर्ण रक्त वाहिका को प्रभावित करती थी। ये आंकड़े केविन के संस्करण से मेल खाते थे। हालांकि पास्कल की जांच ने घटना की आकस्मिकता पर संदेह पैदा किया। 3 सटीक हिट पाए गए, गर्दन, पीठ और चेहरे पर। यह विभिन्न स्थितियों से जानबूझकर की गई कार्रवाई का संकेत था, जहां हथियार स्पष्ट रूप से उनके हाथों में नहीं था। इन विवरणों को स्पष्ट करने के बाद पुलिस ने दोनों भाइयों को निगरानी में रखा
और केविन की पत्नी सोफिया से फिर से बात की। ये तीनों घटना के समय मौजूद थे और संभवतः उनमें से एक घटना में शामिल था। इस समय केविन ने अपनी कहानी बदल दी और जान की ओर इशारा किया। उसने बताया कि उसने पहले सदमे और अपनी सुरक्षा की चिंता से सच छिपाया था। उसके शब्दों के अनुसार उसका भाई अनियंत्रित व्यवहार और अक्सर आक्रामक विस्फोटों से चिह्नित था। केविन ने बताया कि जान लंबे समय से माता पिता, विशेष रूप से मां के प्रति अनादर दिखा रहा था और अभद्रता और यहां तक कि हिंसा का भी प्रयोग करता था। हालांकि किसी को अंदाजा नहीं था कि स्थिति इस तरह खत्म होगी। केविन की पत्नी ने अपने पति की कहानी की पुष्टि की। उसके अनुसार परिवार की बैठक के दिन जान का व्यवहार अजीब था। जल्द ही उसने उपस्थित लोगों के प्रति आक्रामकता दिखानी शुरू कर दी और फिर एक हथियार के साथ प्रकट हुआ। युवक ने सभी एकत्रित लोगों को धमकियां दी। एक झगड़ा हुआ जिसमें भाइयों के माता पिता गंभीर स्थिति में पहुंच गए। केविन अपने भाई से रिवॉल्वर छीनने में सफल रहा। इस बीच बगल के कमरे में जान ने घटनाओं का एक बिल्कुल अलग संस्करण बताया। उसके कपड़े गंदे थे, जिसे उसने माता पिता की मदद करने के प्रयासों से जोड़कर समझाया। पुलिस से बात करते समय उसे स्पष्ट कठिनाइयां हुई। जान एक धीमी स्थिति में था। हालांकि चिकित्सा परीक्षण में कोई असामान्यता नहीं दिखी। वह कम और असंबद्ध बोलता था, घटना में अपनी भागीदारी से इनकार किया और खुद को पीड़ित बताया। उल्लेखनीय था कि बड़े भाई ने शाम की घटनाओं के बारे में बताते समय आश्चर्यजनक शांति बनाए रखी। उसके संस्करण के अनुसार केविन के पास हथियार था, वही था जिसने घटना को अंजाम दिया और अब अपने भाई पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश कर रहा है। मामला और भी उलझता गया। भाई एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे और यह पता लगाना मुश्किल था कि कौन सच बोल रहा है। दोनों में से किसी की भी गलती का कोई सीधा प्रमाण नहीं था। शहर के निवासियों और जीवित रिश्तेदारों की सुरक्षा की चिंता में अदालत ने सभी परिस्थितियों के स्पष्ट होने तक जान रुक्सेल को हिरासत में लेने का आदेश दिया। जान को मोंदे मार्सन जेल ले जाया गया, जो घटनास्थल से 100 किलोमीटर दूर था। वहां मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने उसके साथ काम करना शुरू किया। जांच से पता चला कि बड़े भाई में विकास संबंधी विशेषताएं थीं, जिन्हें पहले किसी ने नहीं देखा था। उसे ऑटिज्म का एक गंभीर रूप, एस्पर्गर सिंड्रोम का निदान किया गया। वास्तव में युवक के पास असाधारण बुद्धि थी। उसने जल्दी पढ़ना सीख लिया और विशेष स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। हालांकि उसकी स्थिति व्यवहार संबंधी कठिनाइयों से जुड़ी थी। इस सिंड्रोम वाले लोग एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जीते हैं। वे सूचनाओं और काम को अच्छी तरह से संभाल सकते हैं, लेकिन सामान्य जीवन में उन्हें लगातार सहायता की आवश्यकता होती है। यह सिंड्रोम दुर्लभ है, जो जान को जेल के विशेषज्ञों के लिए विशेष रूप से दिलचस्प बनाता है। उसकी स्थिति की मुख्य विशेषता बाहरी भावनात्मक अभिव्यक्तियों की लगभग पूर्ण अनुपस्थिति है। व्यक्ति मुस्कुराता नहीं है, न खुशी दिखाता है, न दुख। यह जांचकर्ताओं के साथ बातचीत के दौरान जान की असामान्य शांति की व्याख्या करता है। विकास की विशेषताएं जन्म से ही दिखाई दी थीं, लेकिन परिवार एक छोटे दूर दराज के गांव में रहता था और किसी ने डॉक्टर के पास जाने के बारे में नहीं सोचा। इसके अलावा उस समय ऑटिज्म के बारे में बहुत कम जानकारी थी। माता पिता का मानना था कि जान का बस ऐसा स्वभाव है। जान को देख रहे विशेषज्ञों ने पाया कि उसकी स्थिति बड़े भाई के संस्करण पर सवाल उठाती है। एस्पर्गर सिंड्रोम वाले लोग आमतौर पर बहुत शांत और संयमित होते हैं और दूसरों के प्रति शत्रुता शायद ही कभी दिखाते हैं। कुल मिलाकर जान ने एक सुखद छाप छोड़ी और कभी भी रिश्तेदारों या अजनबियों के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रियाएं नहीं दिखाईं। परिवार के परिचितों ने उसकी संतुलित प्रकृति और माता पिता के साथ अच्छे संबंधों की पुष्टि की। इस पृष्ठभूमि के सामने यह स्पष्ट हो गया कि केविन कुछ छिपा रहा था। जान के पक्ष में यह भी था कि वह घटनास्थल पर रहा और माता पिता की मदद करने की कोशिश की, जबकि केविन दूर रहा। विशेषज्ञों ने बताया कि एस्पर्गर सिंड्रोम वाले लोग आमतौर पर बहुत ईमानदार होते हैं। इससे संकेत मिलता है कि जान की कहानी उसके भाई के संस्करण से अधिक विश्वसनीय हो सकती है।
भले ही केविन की पत्नी ने उसके हर शब्द की पुष्टि की। पुलिस को न केवल दोनों के बयानों की जांच करनी थी, बल्कि सोफिया की घटना में संभावित भूमिका का भी पता लगाना था, अगर उसके पति पर संदेह पड़ता है। कई गवाहों ने, जो परिवार को जानते थे, जान को एक दोस्ताना और शांत व्यक्ति के रूप में वर्णित किया, जो अपने माता पिता के साथ अच्छी तरह से रहता था और उनके साथ रहता था। दूसरी ओर केविन का माता पिता के साथ संबंध तनावपूर्ण था। वे अक्सर छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे। जांचकर्ताओं ने केविन और उसकी पत्नी सोफिया के जीवन की और अधिक बारीकी से जांच शुरू की। सोफिया बोदनारचुक ने केविन से इंटरनेट पर 2011 में मुलाकात की। उस समय वह अभी अभी स्कूल से पास हुई थी और केविन कुछ बड़ा था। सोफिया की सुंदरता और बुद्धिमत्ता ने तुरंत उसका ध्यान आकर्षित किया। वह कजाकिस्तान के छोटे कस्बे तोपार से थी, जहां 10,000 से कम लोग रहते थे। 6 महीने के आदान प्रदान के बाद युवक ने उसे फ्रांस आमंत्रित किया और वह आ गई। उनका रिश्ता तेजी से विकसित हुआ। व्यक्तिगत मुलाकात के केवल 2 हफ्तों बाद वे शादी कर चुके थे। युवा जोड़े के पास जीने के लिए लगभग कोई साधन नहीं था। केविन अभी स्थिर आय का स्रोत खोजने की कोशिश कर रहा था और सोफिया के पास भी कोई स्थायी काम नहीं था। केविन के माता पिता ने उन्हें पूरी तरह से सहायता दी, यहां तक कि अपने पैसे से शादी का आयोजन भी किया। दुखद घटनाओं से ठीक पहले माता पिता ने बेटे को स्वतंत्र बनने के लिए प्रेरित करने का फैसला किया, क्योंकि वह अपने भाई जान के विपरीत पूरी तरह से स्वस्थ था और काम कर सकता था। सोफिया भी कोई काम कर सकती थी, लेकिन दोनों ने काम खोजने की कोशिश भी नहीं की। इसलिए परिवार के पिता ने उनकी वित्तीय सहायता बंद करने का फैसला किया। पास्कल एक बड़े परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अपनी पत्नी, 2 बेटे, बहू और उनकी छोटी बेटी। उसने युवा जोड़े के लिए अस्पारण में एक किराए का घर ढूंढा, किराया, भोजन और अन्य खर्चों का भुगतान किया। केविन और सोफिया ने माता पिता के फैसले को बेहद नकारात्मक रूप से लिया। उन्होंने एवी और पास्कल को धमकी देना शुरू कर दिया कि वे कजाकिस्तान चले जाएंगे, 7,000 किलोमीटर दूर, और उन्हें अपनी प्यारी पोती को देखने की अनुमति नहीं देंगे। जब यह काम नहीं किया तो स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। केविन का व्यवहार माता पिता को इतना परेशान करता था कि उन्होंने अपनी चिंताएं परिवार के दोस्तों के साथ साझा की। केविन और सोफिया जोड़े के खिलाफ संदेह बढ़ रहा था, लेकिन आधिकारिक कार्रवाई के लिए ठोस सबूतों की आवश्यकता थी। घटना के 1 महीने बाद जांचकर्ताओं ने सोफिया को फिर से बातचीत के लिए बुलाया। युवा महिला ने अपने परिवार की कठिन आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी साझा की। केविन कोई काम नहीं ढूंढ सका और उसके पिता ने वित्तीय सहायता बंद कर दी थी। इसके अलावा अक्सर यह उल्लेख किया जाता था कि सारी संपत्ति जान को जाएगी। सोफिया ने देखा कि तनावपूर्ण स्थिति के बावजूद उनका ईवा के साथ दिली रिश्ता बना रहा, जो उन्हें सहयोग करती रही। हालांकि परिवार का मुखिया उनके प्रति ठंडा रहा। ब्रेक थ्रू पति पत्नी के आवास की तलाशी के दौरान आया। केविन के कपड़ों की जेब में एक मुड़ा हुआ कागज मिला, जिस पर काले पेन से एक विस्तृत योजना लिखी थी। दस्तावेज ने छोटे भाई के बड़े भाई सहित पूरे परिवार के प्रति इरादों का खुलासा किया। यह केविन की गिरफ्तारी का निर्णायक सबूत बन गया। जांचकर्ताओं का मानना था कि जान अपने माता पिता की किस्मत से बचने में बस भाग्यशाली था। केविन की योजना स्पष्ट रूप से परिवार की संपत्ति के सभी दावेदारों को हटाने की थी। सोफिया ने अनजाने में मामले को सुलझाने में मदद की। उनकी पूछताछ से पहले जांचकर्ता लगभग 2 मिलियन यूरो की अनुमानित विरासत की स्थिति के बारे में कुछ नहीं जानते थे। मिले नोट्स से यह भी पता चला कि अपराधी घर में आग लगाकर अपने सबूत मिटाना चाहता था। अपराधी की योजना सौभाग्य से पूरी नहीं हुई। कुछ ने इसके निष्पादन को रोक दिया। जांच के दौरान पता चला कि संदिग्ध की पत्नी घटना में शामिल हो सकती है। 1 अप्रैल 2016 को उसे संभावित सहयोगी के रूप में हिरासत में ले लिया गया। युवा मां ने अपनी भागीदारी से पूरी तरह इनकार किया। केविन और जान की दादी, पास्कल की 84 वर्षीय मां, यह देखकर स्तब्ध थी कि पारिवारिक विवाद कहां तक चला गया। वह घटना के बारे में सच्चाई जानना चाहती थी। इस समय तक जान,
जिस पर गलत आरोप लगाया गया था, को रिहा कर दिया गया था। हिरासत के कारण वह अपने माता पिता से अलविदा भी नहीं कह पाया। जॉन अपने भाई के बारे में एक न्याय संगत फैसले की उम्मीद कर रहा था और दादी के साथ रहने लगा। कानून प्रवर्तकों और विशेषज्ञों के साथ कई बातचीत के बाद उस फरवरी के दिन की घटनाओं को पुनर्निर्मित करने में सफलता मिली। जॉन के बयान निर्णायक थे। एक दिन पहले केविन ने 20 फरवरी 2016 को जॉन के जन्मदिन पर माता पिता से मिलने की योजना बनाई थी। केविन ने सुझाव दिया कि परिवार एकत्रित हो और जमा हुए मतभेदों पर चर्चा करे। माता पिता मेल मिलाप की बैठक के लिए सहमत हो गए। जॉन सुबह से ही उत्साहित मूड में था। उसे अपने माता पिता से उपहार मिले और वह बेसब्री से अपने भाई और उसकी पत्नी के आने का इंतजार कर रहा था ताकि साथ में त्योहार की मेज पर बैठ सकें। जल्द ही केविन अपनी पत्नी और बेटी के साथ घर पर आ गया। केविन एक नए बड़े बैग के साथ घर में प्रकट हुआ, जिसकी सामग्री चिंताजनक थी। हालांकि किसी ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। परिवार का मुखिया पास्कल दूसरे शहर से व्यावसायिक यात्रा से लौटने में देर कर गया। वह आखिरी व्यक्ति था जो रसोई के दरवाजे से घर में प्रवेश किया, जहां उसकी केविन से मुलाकात हुई। उन्होंने एक छोटी बातचीत की। जिस क्षण पास्कल का ध्यान भटका, बेटे ने बैग से एक रिवॉल्वर निकाला और अचानक पीछे से 2 गोलियां चलाईं। हालांकि पास्कल केविन की उम्मीद से ज्यादा मजबूत निकला। वह मुड़ने में कामयाब रहा और हमलावर को निहत्था करने की कोशिश की, लेकिन चोटों के कारण उसकी ताकत जल्दी ही कम हो गई। वह कार्यालय में हथियार कैबिनेट तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया और गिर गया। केविन ने घातक गोली चला दी। इस समय सोफिया अपनी बेटी जॉन और ईवा के साथ लिविंग रूम में थी। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि वे शोर पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाए। जब उन्हें समझ में आया कि क्या हो रहा है, जॉन और ईवा रसोई की ओर भागे। जब उन्होंने स्थिति देखी, वे केविन का सामना कर रहे थे, जो उन पर हथियार तान रहा था। जॉन ने चमक देखी और उसी क्षण उसकी मां की छाती में गोली लग गई। यह सोचकर कि वह अगला है, युवक ने अपने छोटे भाई पर छलांग लगा दी। संघर्ष के दौरान एक और गोली चली, जो अपने लक्ष्य से चूक गई। संयोग से यह आखिरी गोली थी। केविन ने रिवॉल्वर में केवल 5 गोलियां भरी थीं। यह उसे चौंका गया, खासकर जब जॉन ने लड़ाई में बढ़त हासिल कर ली। केविन के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। सोफिया ने घायल ईवा की मदद करने के बजाय उनकी जेबों में कुछ खोजना शुरू कर दिया, संभवतः आगामी भागने के लिए कीमती सामान, लेकिन खोज विफल रही। केविन अपनी पत्नी और बेटी के साथ क्रोधित भाई से बचने के लिए जल्दी से घर से भाग गया। वे कार से चले गए, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा सके। उनकी योजना विफल हो गई। भाई जीवित बच गया। वे उसे काबू नहीं कर पाए। उन्हें पैसे नहीं मिले। इस बीच जॉन अपने माता पिता की मदद करने की कोशिश कर रहा था। जल्दबाजी में जोड़े ने बहुत से सबूत छोड़ दिए। वे सबूत मिटाने के लिए तैयार किए गए तरल पदार्थों का उपयोग भी नहीं कर पाए। अंत में उन्होंने अपनी योजना बदलने का फैसला किया। भागने के बजाय उन्होंने ऑटिस्टिक भाई जॉन पर आरोप लगाने का फैसला किया, यह मानते हुए कि वह खुद को सही नहीं ठहरा सकता, और खुद पुलिस से संपर्क किया। उन्हें लगा कि उनका संस्करण जांच के लिए विश्वसनीय होगा, लेकिन उनकी योजना विफल हो गई और कानून प्रवर्तन एजेंसियां सच्चाई का पता लगा सकीं। जांचकर्ता खासतौर पर इस बात से व्यथित थे कि केविन और सोफिया ने अपनी छोटी बेटी की उपस्थिति में कार्य किया। इसने उनकी मानसिक स्थिति के बारे में गंभीर सवाल खड़े किए। इसलिए जोड़े को जांच के लिए विशेषज्ञों के पास भेजा गया, जिसे वे सफलतापूर्वक पार कर गए। डॉक्टर ने उन्हें मुकदमे के लिए योग्य घोषित किया। शुरू में पति पत्नी ने घटना में किसी भी भागीदारी से इनकार किया, लेकिन बाद में केविन ने अपनी स्थिति बदल दी। उसने हुई घटना पर खेद व्यक्त किया और स्वीकार किया कि उसे अपने माता पिता की याद आती है। 10 दिसंबर 2018 को रुकटेल घर में हुई पारिवारिक त्रासदी के लगभग 3 साल बाद जिम्मेदार लोग अदालत में पेश हुए। उस भाग्यशाली दिन के बाद पहली बार भाई मिले। अदालत कक्ष में बहुत तनाव था। विशेष रूप से जॉन की दादी जजेट को कड़ा झटका लगा, जो अपने बेटे के समय से पहले जाने को बर्दाश्त नहीं कर पाई।
सालों की धोखाधड़ी के बावजूद केविन ने सुनवाई की शुरुआत में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने पहले जांचकर्ताओं से लगभग हर चीज के बारे में झूठ बोला था। केविन के अनुसार उसकी पत्नी को पहले से योजनाओं के बारे में पता था। इसके अलावा उसने दावा किया कि उसने विरासत के लिए उसे उकसाया था और उसे सह अपराधी करार दिया। सोफिया ने सब कुछ नकारना जारी रखा और अपनी मासूमियत पर जोर दिया। केविन के आरोप युवा महिला के लिए आश्चर्यजनक थे और जैसा कि उसने कहा, गहरी निराशा थी। सोफिया ने तलाक के लिए आवेदन किया और चर्च जाने लगी, जहां वह बहुत धार्मिक हो गई। मुकदमे के 5 दिनों के बाद सोफिया की तबीयत खराब हो गई। पता चला कि उसने पूरे समय कोई भोजन नहीं लिया था, जिससे वह बेहोश हो गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसी दिन केविन को अपनी जेल में एक घटना के बाद मनोचिकित्सा क्लिनिक में स्थानांतरित कर दिया गया। उसने सोफिया से तलाक और उसके नए रिश्ते के बारे में जानने के बाद खतरनाक कार्रवाइयां की। उसकी स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उसने दावा किया कि उसका एक गुप्त जुड़वां भाई है जो कथित तौर पर घटना में शामिल था। हालांकि डीएनए विश्लेषण और मिले हुए रिवॉल्वर पर उंगलियों के निशानों ने उसकी भागीदारी की पुष्टि की। मुकदमे को प्रतिभागियों की अनुपस्थिति के कारण स्थगित करना पड़ा। सोफिया को बाद में अपनी बेटी से मिलने के लिए अस्थायी रूप से एकांतवास छोड़ने की अनुमति दी गई। केविन ने 2 बार जेल से भागने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। अदालत में भाई जान ने अपने रिश्तेदारों के नुकसान के बारे में अपनी भावनाएं साझा की, जिन्होंने हमेशा उसका समर्थन किया था। घटना के बावजूद वह एक सामान्य जीवन में लौटने की कोशिश कर रहा था। सोफिया को घटना में भागीदारी का दोषी पाया गया और 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन उसने अपील की। मार्च 2020 में महामारी के कारण केविन के खिलाफ फैसला सुनाने से ठीक पहले मुकदमा रोक दिया गया। सुनवाई अक्टूबर 2022 में फिर से शुरू हुई। अंत में केविन रुक्सेल को 30 साल की जेल की सजा सुनाई गई। उसे एक नर्स को बंधक बनाकर भागने के प्रयास के लिए 5 साल अतिरिक्त मिले। इसके बाद सोफिया के खिलाफ एक नया मुकदमा शुरू हुआ। उसकी मां और बहन उसका समर्थन करने के लिए कजाकिस्तान से आईं। अभियुक्त ने दावा किया कि उसे कोई वित्तीय कठिनाई नहीं थी और पैसा कभी उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं था। सोफिया ने घटना में किसी भी भागीदारी से इनकार किया और आश्वासन दिया कि उसे केविन की योजनाओं का कोई अंदाजा नहीं था, अन्यथा उसने उसे रोकने की कोशिश की होती। उसके शब्दों के अनुसार उसे अपनी कठिन आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि उसका पति सभी वित्त की देखभाल करता था और उसे लगता था कि उनका समर्थन पर्याप्त था। सोफिया ने संयुक्त हथियार खरीद का उल्लेख किया। उसने सोचा कि रिवॉल्वर केविन के पिता के लिए एक उपहार था, इसलिए उसने इसे कोई महत्व नहीं दिया। केविन के नए बयान के कारण कि उसने अकेले काम किया था, सोफिया बोदनारचुक को बरी कर दिया गया। उसके खिलाफ कोई और सबूत नहीं मिले और उसे रिहा कर दिया गया। जोसेट पास्कल की 84 वर्षीय मां इस फैसले से नाराज थीं। उनके पोते जान ने दावा किया कि सोफिया ने उस दिन केविन की मदद की थी। जोसेट के अनुसार ईवा और पास्कल ने विरासत के बारे में सोफिया के अनुचित मजाक की शिकायत की थी। परिवार को विश्वास था कि सोफिया ने केविन को उकसाया था, क्योंकि वह अधीरता से विरासत का इंतजार कर रही थी और अपने पति को नियंत्रित कर रही थी, लेकिन जिम्मेदारी से बच गई। जान ने हाल ही में पत्रकारों को बताया कि अपने रिश्तेदारों को खोने के बाद उसके पास जीवन जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।